Good evening, class 11. Today we will discuss the further sequence of class 11 chemistry, chapter 1, some basic concepts of chemistry. आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 5 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, ये छठा इस सीरीज़ में छठा वीडियो होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अर्थात पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ को हम वर्गीकरण कैसे करेंगे? तो मैटर को यानी पदार्थ को हम 2 प्रकार में वर्गीकृत करते हैं। पहला है प्योर और दूसरा इम्प्योर। प्योर मीन्स शुद्ध और इम्प्योर मीन्स अशुद्ध। तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ क्या है, इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो शुद्ध पदार्थ जो है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। हम जानते हैं कि पदार्थ यानी मैटर पार्टिकल्स का बना होता है, और ये पार्टिकल्स एक प्रकार के या एक से अधिक प्रकार के हो सकते हैं। अगर सभी पार्टिकल जितने भी मैटर के पार्टिकल्स हैं, वैसे तो मैटर जो है असंख्य कणों का बना होता है, इनमें कणों की संख्या बहुत अधिक होती है। लेकिन अगर सभी कण एक जैसे हों यानी एक ही प्रकार के हों तो पदार्थ प्योर या शुद्ध कहलाएगा। लेकिन अगर जिन कणों से बना है पदार्थ वो एक प्रकार के ना होकर के 2 या 3 प्रकार के हों या उससे अधिक प्रकार के हों तो उसे हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड इम्प्योर यानी अशुद्ध पदार्थ मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। दूसरी बात यह है कि ये जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनमें चूंकि एक ही प्रकार के कण हैं तो कणों के डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह एक जैसा ही होगा, इसलिए हमेशा होमोजीनस होते हैं, समांगी होते हैं। होमोजीनस का अर्थ होता है समांगी। ये हर स्थिति में समांगी होगी। अगर शुद्ध पदार्थ है, प्योर सब्सटेंस है, तो इट इज ऑलवेज होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ जिसके सारे कंपोनेंट्स, पदार्थ के कंपोनेंट्स पार्टिकल्स को कहते हैं, तो जिनमें सभी प्रकार के पार्टिकल्स क्या हो, इक्वली बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बराबर बराबर समान रूप से वितरित होंगे। इस पदार्थ के पूरे भाग में अगर सभी कणों का वितरण एक जैसा है, एक समान है, तो उसे हम होमोजीनस कहते हैं। तो होमोजीनस सब्सटेंस इज द सब्सटेंस हुज कंपोनेंट्स या पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली थ्रू आउट इट। यानी कि होमोजीनस सब्सटेंस वह सब्सटेंस है जिसके सभी अवयव या कण एक समान वितरित होते हैं या समान रूप से वितरित होते हैं। इसका जस्ट विपरीत है हेट्रोजीनस, अपोजिट है हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस का अर्थ होता है विषमांगी। विषमांगी मतलब हो गया विषम अंगी, और समांगी माने हो गया समान अंगी, यानी समान माने इक्वल। तो समांगी में क्या होगा कि सभी तरफ समान रूप से कण वितरित होंगे, सभी प्रकार के कण समान रूप से हर एक तरफ वितरित होंगे। लेकिन विषमांगी में ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा पदार्थ है जिसके कंपोनेंट्स या पार्टिकल्स, पहले तो पार्टिकल्स एक से अधिक तरह के होंगे, और ये सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। पूरे पदार्थ में अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार से वितरित होंगे, सब तरफ एक समान रूप से वितरित नहीं होते। सो सब्सटेंस हुज कंपोनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली थ्रू आउट इट आर कॉल्ड हेट्रोजीनस। सो यहाँ हमने बात की प्योर सब्सटेंस क्या होता है, होमोजीनस होता है। दैट मीन्स इसके पार्टिकल्स थ्रू आउट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। और तीसरी बात यह है कि प्योर सब्सटेंस मेल्ट्स या बॉयल करते हैं एक फिक्स टेम्परेचर पे, यानी प्योर सब्सटेंस पिघलेंगे या उबलेंगे एक निश्चित तापमान पे, यानी कि एक फिक्स तापमान पे पिघलेंगे और उबलेंगे। इनको हम अगर पिघल रहा है, मेल्ट कर रहा है, तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, और अगर बॉयल कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। सो प्योर सब्सटेंसेस ऑलवेज मेल्ट्स एंड बॉयल्स एट अ फिक्स टेम्परेचर। लेकिन इम्प्योर में जस्ट इसका उल्टा होता है, एक प्रकार के कणों का बना है, एक से अधिक प्रकार के कणों का बना है। Impure substances are made up of more than one kind of particles. Second, pure substance homogeneous है, but here ये homogeneous और heterogeneous दोनों प्रकार के हो सकते हैं।
मे बी होमोजीनस और मे बी हेट्रोजीनस। सम इम्प्योर सब्सटेंसेज आर होमोजीनस एंड सम आर हेट्रोजीनस, यानी कुछ अशुद्ध पदार्थ होमोजीनस होते हैं तो कुछ अशुद्ध पदार्थ हेट्रोजीनस भी होते हैं। होमोजीनस और हेट्रोजीनस में हम अंतर डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा बात करें तो इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं मेल्ट या बॉयल करते हैं एक निश्चित ताप परिसर में। रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब है ताप परिसर। ताप परिसर एक निश्चित ताप परिसर में, यानी कि इसमें क्या होगा कि न्यूनतम तापमान एक तापमान होगा जिस पे पिघलना या उबलना शुरू होगा और पदार्थ पिघलते रहेगा, उबलते रहेगा और तापमान भी बढ़ते रहेगा, और एक आगे का तापमान होगा जिस पे प्रक्रिया खत्म होगी। तो एक तापमान से शुरू होकर दूसरे तापमान तक मेल्टिंग या बॉइलिंग का काम चलता रहेगा। तो इसे हम कहेंगे एक ताप परिसर में एक टेम्परेचर रेंज के बीच में मेल्ट या बॉयल करेगा अशुद्ध पदार्थ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई पदार्थ है जो 24 डिग्री सी पे मेल्ट करना शुरू किया तो मेल्ट करते करते पूरी तरह इसका हो जाएगा 26 डिग्री से हो जाएगा, तो क्या होगा 24 से 26 डिग्री एक ताप परिसर हुआ। इसी प्रकार कोई पदार्थ अगर बॉयल करते हुए शुरू हुआ 100 डिग्री सी पे बॉयल करना शुरू किया और बॉइलिंग खत्म होते होते 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो एक ताप परिसर है, न्यूनतम से शुरू होगा और अधिकतम तक जाएगा। जबकि यहाँ ऐसा नहीं होगा, अगर 100 डिग्री सी पे शुरू हुआ तो 100 डिग्री सी पे तक खत्म होगा, 24 डिग्री सी पे शुरू हुआ तो 24 डिग्री सी पे ही खत्म होगा। तो यहाँ टेम्परेचर मेल्टिंग और बॉइलिंग का फिक्स होता है, जबकि यहाँ वेरिएबल होता है, एक से शुरू होगा और दूसरे तक जाके खत्म होगा। तो ये हो गया शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों में अंतर, और होमोजीनस और हेट्रोजीनस में अंतर आपने समझ लिया क्या होता है। आगे हम लोग बात करेंगे होमोजीनस और हेट्रोजीनस होता क्या है, इसमें अंतर क्या है। आगे हम लोग होमोजीनस और हेट्रोजीनस अर्थात समांगी और विषमांगी पदार्थ में अंतर देखेंगे। समांगी और विषमांगी, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि समांगी एक प्रकार का सब्सटेंस है, यानी एक सब्सटेंस को हम समांगी कहेंगे। अ सब्सटेंस इज सेड टू बी होमोजीनस, यानी एक पदार्थ क्या कहा जाएगा, समांगी कहा जाएगा, होमोजीनस कहा जाएगा इफ इट्स कंपोनेंट पार्टिकल्स, यदि इसके अवयवी जो कण हैं, जिन कणों से बना है, वे कण क्या हों, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो थ्रू आउट। इस सब्सटेंस के पूरे भाग में जिन कणों का वो बना है उन कणों का वितरण एक समान होगा हर एक तरफ, तो उसे हम कहेंगे होमोजीनस। लेकिन सब्सटेंस क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनस या विषमांगी कहलाएगा यदि इसके पार्टिकल्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली नहीं है, यानी नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। यदि इनके यानी कि जिस पदार्थ का बात कर रहे हैं उस पदार्थ के पार्टिकल्स अगर हर तरफ समान रूप से नहीं वितरित हों, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो, तो उसे हम हेट्रोजीनस कहेंगे। एक खास बात है, पहचान है इसका। होमोजीनस को पहचानने का तरीका है कि जब एक बार मिक्सचर बन जाएगा दो अलग अलग पार्टिकल्स का, तो दोनों पार्टिकल्स अलग अलग नज़र नहीं आएंगे, वो सब मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, एक तरफ सब नज़र आएंगे। अर्थात वहाँ दो प्रकार के डिफरेंट प्रकार के कणों के बीच में कोई दृश्य यानी कि विजिबल बाउंड्री नहीं नज़र आएगा आपको। यानी वो कण जब एक बार मिल गए तो सब एक जैसा हो जाएगा, अलग अलग नज़र नहीं आएंगे। जैसे अगर हम शुगर और वाटर को आपस में मिलाते हैं तो जो घोल बनता है शुगर और वाटर का, उसमें दोनों का गुण होगा, लेकिन दोनों के कण आपको अलग अलग नज़र नहीं आएंगे। क्या शुगर के कण आपको अलग नजर आएगा, क्या वाटर का कण अलग नजर आएगा? सो पार्टिकल्स ऑफ शुगर एंड वाटर डज नॉट अपीयर डिस्टिंक्टली, ये दोनों अलग अलग नजर नहीं आते, मिक्स हो जाते हैं पूरी तरीके से, और दोनों के बीच में कोई बाउंड्री विजिबल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा बात करें कि यहाँ पे क्या होता है, हेट्रोजीनस में डिस्टिंक्ट विजिबल बाउंड्री होता है सेपरेशन का पार्टिकल्स के बीच में। जैसे अगर आपने शुगर और बालू को मिलाया है तो शुगर के पार्टिकल्स और बालू के पार्टिकल्स को आप अलग अलग देख पाएंगे, वे दोनों अलग अलग दिखेंगे क्योंकि उन दोनों के बीच में विजिबल बाउंड्री है सेपरेशन का, अलगाव का। तो इस तरह से पहचानने का तरीका, जैसे दाल मोठ अगर हम मिलाते हैं, दो तरह के दाल आपस में मिला लिया तो दोनों तरह के दाल अलग अलग नज़र आते हैं, क्योंकि उन दोनों के दालों के मिश्रण को क्या कहेंगे, हेट्रोजीनस है, क्योंकि उनके बीच में विजिबल बाउंड्री है, उनको अलग अलग देखा जा सकता है। लेकिन चीनी पानी को आपस में घोल दो तो इनके कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, दिखाई ही नहीं देगा अलग अलग, यानी कि ये दोनों में विजिबल कणों के बीच में विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं है। तो पहचान का यह तरीका है। आपने यहाँ तक देखा होगा कि जब तेल में पानी मिलाते हैं तो तेल ऊपर लेयर बना लेता है, पानी नीचे, तो तेल और पानी दोनों कण अलग अलग नज़र आते हैं, दोनों कणों के बीच में एक छोटा सा बाउंड्री जैसा नज़र आता है। तो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन जो है
हमेशा हेट्रोजीनस मिक्सचर में आपको मिलेगा, होमोजीनस मिक्सचर में, यानी हेट्रोजीनस सब्सटेंस में मिलेगा, होमोजीनस सब्सटेंस में नहीं मिलेगा। विषमांगी पदार्थों में हमेशा विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होगा, जबकि होमोजीनस में विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होगा। तो ये मुख्य अंतर है होमोजीनस और हेट्रोजीनस सब्सटेंसेस में। तो इस तरह से देखा जाए तो मैटर दो प्रकार का हो गया, प्योर, इम्प्योर। और प्योर मैटर फिर दो प्रकार का हो जाता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट आगे चलकर तीन प्रकार में बटेगा, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलवाइड। और कंपाउंड दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और दूसरा क्लासिफिकेशन है बॉन्डिंग के आधार पे। हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। और बॉन्डिंग के आधार पे तीन प्रकार के, आयनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट। इसके अलावा इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस सब्सटेंस को हम सॉल्यूशन कहते हैं, और या ट्रू सॉल्यूशन भी कभी कभी कह देते हैं इसको, वास्तविक घोल। और हेट्रोजीनस जो सब्सटेंस है उनको दो भाग में बांटते हैं, कोलॉइड और सस्पेंशन में। अगर हम बात करें तो इम्प्योर सब्सटेंस का एक और नाम है, इसे हम मिक्सचर भी कहते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्सचर। तो एक क्लासिफिकेशन का टोटल स्कीम है। इसके बाद हम लोग एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम लोग एलिमेंट के बारे में थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। एलिमेंट में होता है तत्व। तो एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? तो सबसे पहली बात की एक प्योर सब्सटेंस है, यानी कि एक ही प्रकार के पार्टिकल्स का बना हुआ है। और यहाँ हमने आगे लिखा भी है, मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एटॉमिक नंबर, यानी ये केवल उन्हीं एटम्स का बना है जिनका एटॉमिक नंबर बराबर हो, यानी एक प्रकार के एटम हो गए। तो दीज आर मेड अप ऑफ ओनली दोज एटम्स विच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। उन्हीं परमाणुओं से बना है जिनका परमाणु संख्या सेम है, बराबर है। तो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर होता क्या है? इसको हम Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z। और इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग डायग्राम पे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देख लेते हैं। अगर हम एक स्कीमेटिक स्ट्रक्चर की बात करें, एक टिपिकल स्ट्रक्चर बात करें, संरचना की बात करें परमाणु का, तो परमाणु के बीचों बीच में न्यूक्लियस होता है। अरे पॉजिटिव सेंटर है, एक ऐसा है पॉजिटिव सेंटर है, पॉजिटिव, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे, न्यूक्लियस इसको कहते हैं, पॉजिटिव सेंट्रल मास इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो हर एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर यानी कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और बाहर जो वृत्तीय कक्ष हैं, सेल्स या सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, स्पीड अप करते रहते हैं, घूमते मूव करते रहते हैं, राउंड राउंड मूव करते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं बाहर की कक्षा में, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे वो उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाएगा। तो इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी पी की संख्या प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में जितना प्रोटॉन है उसी को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर कहेंगे। तो एक एटम के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन होंगी उन्हीं को हम एटॉमिक नंबर कहेंगे। अगर एक प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 1 हुआ, 2 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 2 हुआ, अगर 50 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 50 हो गया, अगर 150 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 150 हो जाएगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि Z जो है वो P के बराबर है, तो Z इक्वल टू P हो गया, यानी कि एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। दूसरा है मास नंबर। तो मास नंबर A से डिनोट करते हैं इसको, और ये क्या है? इट इज द सम ऑफ, सम माने जोड़, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। यानी नाभिक में न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, इन दोनों की संख्या को जब जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है मास नंबर। अगर मान लिया जाए इसमें 6 न्यूट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है, तो 6 और 7 मिलके हो गए 13, तो मास नंबर हो गया 13। मान लिया जाए यहाँ पे 10 न्यूट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, तो 10 और 11 21, सो मास नंबर हो जाएगा उसका। तो इन दोनों की संख्या को जोड़ देना है, ये कहलाएगा मास नंबर। सो A इज इक्वल टू हो गया N यानी न्यूट्रॉन की संख्या प्लस P यानी प्रोटॉन की संख्या। तो इसी को हम मास नंबर कहते हैं।
तो ये हुआ कुछ मोटा मोटी परिचय परमाणु के बारे में। तो आगे हम बात करेंगे एलिमेंट के बारे में। बाकी डिटेल में हम लोग परमाणु अगली चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम परमाणु संरचना पढ़ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस आधार पर थोड़ा सा इस कंसेप्ट की ज़रूरत थी एलिमेंट तत्वों को समझने के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर ओवरव्यू दिया है। आगे हम बात करेंगे एलिमेंट के बारे में। हम बात कर रहे थे कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो कि एक ही परमाणु संख्या वाले या समान परमाणु संख्या वाले परमाणुओं से बना होता है, एटम से बना होता है, मेड अप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एक बात और याद रखिए कि हम एलिमेंट्स को जो पहचानते हैं, एलिमेंट्स की पहचान हमेशा हम लोग एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी एक एलिमेंट को हम उसके एटॉमिक नंबर से ही पहचानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है तो एलिमेंट हाइड्रोजन होगा। यदि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 50 है तो एलिमेंट टीन होगा। यदि अगर 79 एटॉमिक नंबर है तो उसको हम गोल्ड कहेंगे। यानी एटॉमिक नंबर बदला तो एलिमेंट भी बदल जाएगा। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि एलिमेंट्स को आप कभी भी तोड़ नहीं सकते। किस में नहीं तोड़ सकते? 2 या 2 से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। इसका क्या मतलब है? क्या हम लोहे को हथौड़ी से या छेनी से तोड़ कर 2 भागों नहीं बांट सकते? बांट सकते हैं, लेकिन वो सिंपलर नहीं हुआ, वो रहेगा लोहा ही। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा पदार्थ बन जाएगा। यहाँ सिंपलर सब्सटेंस का मतलब होता है कि जिसको हम तोड़ रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए और उसका गुण भी उससे अलग होना चाहिए। अगर लोहा को तोड़ रहे हैं, लोहे जैसे गुण वाला ही पदार्थ मिल रहा है, तो सिंपलर कहाँ हुआ? आप एक लोहे के टुकड़े को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में बदल दें और वो सारे में लोहे का ही गुण अगर हो तो आप उसका साइज केवल छोटा किए हैं, वो सिंपलर सब्सटेंस में नहीं टूटा है। यहाँ साइज छोटा करने की बात नहीं हो रही है। साइज छोटा होने के साथ साथ उसके गुण भी बदलने चाहिए, प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि सिंपलर सब्सटेंस में टूटा है। तो एलिमेंट्स को आप ऐसे 2 भिन्न गुण वाले पदार्थों में नहीं तोड़ सकते। जैसे अगर लोहे को तोड़े और हमें मिल जाए सोना और चांदी, ऐसा नहीं होगा। या मिल जाए हमें हाइड्रोजन और कोई और पदार्थ तत्व, यानी 2 अलग अलग पदार्थ मिल जाए या 3 अलग अलग पदार्थ मिल जाए जिनके गुण अलग अलग हों और जिसको तोड़ रहे हैं उससे भी अलग अलग हो, ऐसा संभव नहीं है। किसके द्वारा संभव नहीं है? फिजिकल या केमिकल मेथड द्वारा यह संभव नहीं है। सो हम एलिमेंट्स को 2 या 2 से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेज में यानी भिन्न गुण वाले पदार्थों में हम किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से तोड़ नहीं सकते। तो क्या इसे तोड़ने का कोई और तरीका है? अगर फिजिकल और केमिकल नहीं है तो कोई और तरीका तो होगा। तो हाँ, बिल्कुल है, उसे हम तोड़ सकते हैं, मगर न्यूक्लियर मेथड है, नाभिकीय विधि है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं आगे। तो आइए अब हम लोग उस प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं जिससे एलिमेंट को तोड़ा जा सकता है या 2 एलिमेंट को आपस में जोड़ा भी जा सकता है। तो एलिमेंट्स कैन ओनली बी ब्रोकन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय न्यूक्लियर मेथड्स ओनली 2 बार हो गया है, इसको हटा दीजिए। बाय न्यूक्लियर मेथड, यानी कि एलिमेंट्स को आप ब्रेक केवल और केवल न्यूक्लियर मेथड से कर सकते हैं। और ब्रेक करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। न्यूक्लियर फिजन, इसमें एटम का न्यूक्लियस भाग लेता है रिएक्शन में। न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम का हमेशा न्यूक्लियस भाग लेता है, यानी न्यूक्लियस टूटेगा या 2 न्यूक्लियस आपस में जुड़ेगा। तो यहाँ एक न्यूक्लियस टूटता है, तब इसमें क्या होगा? एक एलिमेंट में न्यूक्लियस जब 2 भाग में टूट जाएगा तो एलिमेंट भी 2 भाग में टूट जाएगा। जैसे कि यहाँ हुआ है यूरेनियम 92-235, इसका जो नाभिक है, इसमें हम जब न्यूट्रॉन से चोट करते हैं, बम्बार्डिंग करते हैं इसके न्यूक्लियस नाभिक पे, तो इसका नाभिक 2 भाग में फट जाता है, बट जाता है, टूट जाता है। और एक नाभिक का एक भाग में 56 प्रोटॉन और दूसरे भाग में 36 प्रोटॉन जाता है। 56 प्रोटॉन वाला बेरियम एलिमेंट बना लेता है और 36 प्रोटॉन वाला क्रिप्टन एलिमेंट बना लेता है। एटॉमिक नंबर जिस नाभिक 2 भाग में टूटा इसका, तो एक भाग जो नाभिक होगा उसमें 56 प्रोटॉन होगा, तो उसका एटॉमिक नंबर 56 हो जाएगा और 56 एटॉमिक नंबर बेरियम का होता है। और दूसरा का भाग जो टूटेगा नाभिक का, उसमें 36 प्रोटॉन होंगे और जब 36 प्रोटॉन होंगे तो जो 36 प्रोटॉन वाला एलिमेंट है उसका नाम है क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन बन जाएगा। यानी कि एक एलिमेंट टूट करके 2 अलग अलग एलिमेंट बन गए, बेरियम और क्रिप्टॉन। ये ऐसा संभव हुआ न्यूक्लियर फिजन विधि द्वारा, न्यूक्लियर फिजन मेथड द्वारा। और न्यूक्लियर फिजन में होता क्या है? तो एक एलिमेंट का जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो फट जाता है या टूट जाता है। यहाँ पर दूसरा प्रक्रिया भी है जिसमें 2 डिफरेंट या सेम एलिमेंट्स को
दो अलग अलग एलिमेंट भी हो सकता है या सेम एलिमेंट भी हो सकता है, इसके नाभिक आपस में जुड़ जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं न्यूक्लियर मेथड टू फॉर्म अ न्यू सबस्टेंस, एक नया सबस्टेंस बनता है। जैसा कि ये एग्जांपल है, हाइड्रोजन के दो नाभिक, दो हाइड्रोजन के दो अलग अलग, ये सेम एलिमेंट है ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का और इस दोनों हाइड्रोजन का नाभिक आपस में जुड़ गया, तो एक नाभिक में एक प्रोटॉन था, दूसरा का नाभिक में भी एक प्रोटॉन था, तो ये दोनों मिलकर के दो प्रोटॉन वाले एक नाभिक बन जाएगा, और दो प्रोटॉन जिसमें होगा इसका एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा, और जब एटॉमिक नंबर 2 होगा तो एलिमेंट हाइड्रोजन से बदल के हीलियम हो जाएगा। यानी कि दो एलिमेंट आपस में जुड़ करके एक नया एलिमेंट बना ले रहे हैं, और एक एलिमेंट टूट करके अलग अलग एलिमेंट भी बनाते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ एक सबस्टांस टूट करके दो अलग अलग सिंपल सबस्टांस बना रहा है, या दो सबस्टांस सिंपल सबस्टांस जुड़ करके आपस में एक कॉम्प्लेक्स सबस्टांस भी बना रहा है। तो इस तरीके से ऐसा एलिमेंट को तोड़ा या दो एलिमेंट को आपस में जोड़ा भी जा सकता है, लेकिन विधि जो होगा न्यूक्लियर मेथड होगा, और टूटने की प्रक्रिया को न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, और जबकि आपस में जुड़ जाने की प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। न्यूक्लियर फिजन का नाम है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय माने नाभिक का, और विखंडन माने टूटना। तो इसमें नाभिक का विखंडन हो जाता है, खंड हो जाता है, और इसमें होता है नाभिकीय संलयन, यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट या सेम एलिमेंट का नाभिक जो है वो संलयित हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है। ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा एलिमेंट को तोड़ा या जोड़ा जा सकता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि 118 प्रकार के एलिमेंट्स टोटल अभी डिस्कवर्ड हो चुके हैं अब तक कुल 118 तत्वों का आविष्कार हो चुका है, और ये जो 118 तत्व हैं उनको अरेंज किया गया है, व्यवस्थित किया गया है टेबल के, सारणी के रूप में। टेबल का अर्थ होता है सारणी, सारणी के रूप में अरेंज किया गया है, व्यवस्थित किया गया है, और इस सारणी को हम पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। यानी कि तत्वों की आवर्त, पीरियोडिक मतलब आवर्त, तो तत्वों की आवर्त सारणी कहा जाता है, तत्वों की आवर्त सारणी। यानी कहने का मतलब है जो 118 प्रकार के 118 तत्व जो आविष्कार किए गए हैं उनको एक सारणी के रूप में बनाया गया है, व्यवस्थित किया गया है, टेबल के रूप में अरेंज किया गया है, और इसी टेबल को हम क्या कहते हैं, तत्वों की आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। दूसरी बात यह है कि मोसले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, बहुत सारे पीरियोडिक टेबल बनाए गए हैं, मेंडलीफ ने बनाया, इससे पहले और भी कुछ लोगों ने बनाया, और सबसे जो लेटेस्ट मॉडर्न टेबल है एलिमेंट्स का वो मोसले ने बनाया है। तो मोसले के द्वारा निर्मित मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने सभी डिस्कवर्ड एलिमेंट को 18 स्तंभों में और 7 आवर्तों में व्यवस्थित किया है। स्तंभ का नाम 1, 2, 3 से लेकर 18 तक है, और आवर्त का नाम 1, 2, 3 से लेकर 7 तक है। अब हम बात कर लेते हैं, तो जो स्तंभ है या ग्रुप है वो वर्टिकल कॉलम है, यानी ऊपर से नीचे। ये जो आपको पूरा आवर्त सारणी अगर है, एक छोटा सा हिस्सा है आवर्त सारणी का पीरियोडिक टेबल का, तो ऊपर से नीचे जो आ रहा है वो कॉलम स्तंभ कहते हैं इसको। वर्टिकल होता है, ऊपर से नीचे वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल बाएं से दाएं। तो हॉरिजॉन्टल ये जो जा रहा है ये क्या है, ये जो जा रहा है ये है पीरियड्स। पीरियड्स को हम आवर्त कहते हैं, और ऊपर से नीचे जो आ रहा है उसको हम कहते हैं स्तंभ या ग्रुप। तो इस तरह से ग्रुप्स जो हैं वर्टिकल कॉलम है, और पीरियड जो है वो हॉरिजॉन्टल रोज है, पंक्ति है। क्षैतिज पंक्ति को हम आवर्त कहेंगे, और ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम स्तंभ कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को व्यवस्थित करते हैं। तो करीब करीब 18 टोटल ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। ये है पीरियोडिक टेबल का स्वरूप, जो मोसले का आवर्त सारणी है, मोसलेज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये है। इसमें आप देख पा रहे हैं ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। एक ग्रुप है 1 से लेकर 18 तक, ऊपर से नीचे। ये हो गया ग्रुप, समूह, स्तंभ। और ये जो इधर से इधर है ये पहला आवर्त है, पीरियड है, दूसरा पीरियड है,
तीसरा पीरियड है, यहाँ से लेकर के चौथा आवर्त हो गया, पांचवा पीरियड आवर्त हो गया, ये छठा पीरियड आवर्त हुआ और ये सातवां पीरियड और आवर्त हुआ। इसमें नीचे हमने एटॉमिक नंबर लिख दिया है, इनका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, एटॉमिक नंबर के आधार पे ही हम नाम लिखते हैं इनका, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये मुख्य रूप से देखा जाए आवर्त सारणी है। नीचे भी 2 पंक्तियां हैं, उनके बारे में भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के 18 ग्रुप और 7 पीरियड में एलिमेंट को अरेंज किया गया है। तो अलग अलग एलिमेंट का नाम अलग अलग है, उनका सिंबल अलग है। ग्रुप वाइज हम लोग देखेंगे कि क्या सिंबल है, क्या नाम है, कल अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो सही लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो फैलाइए। धन्यवाद।